आईपीओ के बारिश में लेकर आ गया हूं मैं एक और वीडियो जो रहने वाला है पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। वीडियो का फॉर्मेट जैसे रहता है वैसे ही रहेगा कि सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी के बेसिक डिटेल्स, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीओ के बेसिक डिटेल्स को। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कंपनी के बारे में डिस्कस करने से पहले इस बिजनेस मॉडल को डिस्कस करते हैं कि ये क्या बनाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इस टाइप का बिजनेस मॉडल है जो बहुतों को नहीं पता होगा। एक्चुअली मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने बस रिसर्च किया, उसी रिसर्च से जो भी कंक्लूजन निकला आपको बता दूँ। ये कंपनी एक्चुअली प्रोड्यूस करती है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। क्या होता है? ये केमिकल है, जिस मैं कोई साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ तो मैं नहीं जानता, बट हाँ ये एक्चुअली फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, बिकॉज ये जो प्लांट है उसकी लाइफ को बढ़ाती है, उसके ग्रोथ को इम्प्रूव करती है। और प्लांट में बहुत मेजर फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं उसके ग्रोथ के लिए, जो बहुत हेल्प करते हैं उसके रूट ग्रोथ, उसके हेल्थ को। उसी में से एक मेजर फर्टिलाइजर यूज होता है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। ये कंपनी उसी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को बनाती है और उसी का बिजनेस करती है, और मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ ये कंपनी करती है। ठीक है, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई थी? 1981 को ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड is a manufacturer of a non-urea fertilizers in India. The company is engaged in manufacturing, trading, distribution, sales of a variety of complex fertilizers such as DAP. DAP का full form यहाँ पर दिया हुआ है, diammonium phosphates, 3 grades of nitrogen, phosphorus, potassium, namely NPK 10, NPK 12, NPK 20, zimpite, phosphogypsum and hydrofluorosilicic acid. Paradip Phosphates Limited is the second largest private sector manufacturer of non-urea fertilizers and DAP in terms of volume sales, जो कि पिछले फॉर द 9 months एंडेड December 31st 2021 को रहा है, जिसके अकॉर्डिंगली वो सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरर बन चुका है। जो कंपनी है वो मार्केट होती है अंडर द ब्रांड नेम जय किसान नवरत्न एंड नवरत्न। ये ब्रांड नेम के अंडर वो कंपनी अपने मार्केट में प्रमोट होती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कंपनी के है वो कहाँ लोकेटेड है? वो है पारादीप, उड़ीसा, एंड इंक्लूड्स अ डैप एंड एनपीके प्रोडक्शन फैसिलिटी। वो प्रोडक्शन फैसिलिटी कितने क्वांटिटी को ले सकता है, कितना स्टोरेज है, वो सब डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है। और कंपनी एज ऑफ March 31st 2022 across 14 states in India through the network of 11 regional marketing offices and 468 stock points कंपनी के हैं as of 31st March 2022. As of 31st March 2022, the company's network includes 4,761 dealers and over 67,150 retailers, serving over 5 million farmers in India. ये सब डेटा के बुलबुते पे कंपनी जो है वो बन जाती है सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर। यहाँ पर अगर हम कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स में बात करें, कंपनी के पॉजिटिव्स क्या है, तो सबसे पहला पॉजिटिव तो ये रहने वाला है कि कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स इन इंडिया है। दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव ये रहने वाला है कि कंपनी ने अपने रॉ मटेरियल सप्लाइंग कंपनी से बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लिया है, जिसका मतलब मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुतों को नहीं पता बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब होता है कि मान लीजिए मैं एक कंपनी हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर करता हूँ फॉर एन एग्जांपल लेदर प्रोडक्ट्स। तो मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या है? लेदर। तो मैं आज लेदर खरीदता हूँ, मैंने सोचा कि मेरे लिए ये रॉ मटेरियल जो है वो बहुत ही मेजर प्रोडक्ट है, और अगर वो सप्लाई करना बंद कर दिया, अगर वो रेट बढ़ा दिया कंपनी, तो मेरे लिए वो हार्मफुल हो सकता है, मेरे प्रोडक्शन के लिए वो डेंजरस हो सकता है। इसलिए मैं क्या करूँगा, वो लेदर प्रोड्यूसिंग कंपनी को जो है मैं एक्वायर कर लूँगा या उसके साथ मर्ज कर लूँगा, और उसी के साथ मैं बिजनेस करना स्टार्ट कर दूँगा, और हम दोनों का बिजनेस सेम हो जाएगा। इसी को कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जिसमें हम अपने रॉ मटेरियल सप्लाइंग कंपनी के साथ ही मर्ज कर लेते हैं, उनके साथ ही अपना बिजनेस को जोड़ लेते हैं।
ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो जाता है कि उसने अपने रॉ मटेरियल सप्लाइंग कंपनी के साथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया हुआ है। उसके बाद जो भी इसके पॉजिटिव्स है वो सारे ही कंपनी देते हैं, जैसे जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम, स्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, सिक्योर एंड सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये सभी कंपनी देते हैं। तो बेसिकली जो दो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है जो बाकी कंपनी से इसको अलग करते हैं वो ये दोनों ही रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कुछ बेसिक नेगेटिव्स की इस कंपनी के बारे में। सो पहला नेगेटिव तो यही होने वाला है जो कि है इसका बिजनेस मॉडल। इसका बिजनेस मॉडल टोटली डिपेंड करता है एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर। आज एग्रीकल्चरल सेक्टर को फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का जरूरत है। फॉर एन एग्जांपल अगले 2 3 5 साल 10 साल में अगर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का एग्रीकल्चरल सेक्टर को जरूरत ही नहीं रहा, उससे भी कोई डेवलप्ड प्रोडक्ट आ गया जिसमें फर्टिलाइजर का जरूरत ही नहीं पड़ रहा, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का, तो ये कंपनी का सेल्स हो जाएगा डाउन। इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो हो जाएगा खराब, वो हो सकता है इसके लिए डेंजरस। सो इसी अकॉर्डिंगली इसका कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर कोई भी डेवलपमेंट हुआ वो इफेक्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाता है। दूसरा और एक नेगेटिव हो जाता है कि इस कंपनी का जो बिजनेस है वो साइक्लिकल नेचर का है। ऐसा नहीं है कि 12 मंथ्स का जो सेल रहेगा वो एक रेशियो में मेंटेन रहेगा, साइक्लिकल नेचर का है, जो क्लाइमेट सेंसिटिव हो सकता है। मीन्स क्लाइमेट अगर खराब रहा, क्लाइमेट अच्छा रहा, तो क्लाइमेट के ऊपर मेजरली ये डिपेंड करता है। और साइक्लिकल है मतलब हर महीने सेल्स नहीं होता, ठीक है, कुछ महीने रहेंगे जो सेल्स हो गए, कुछ महीने रहेंगे जो सेल्स नहीं होंगे। ओनली वन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है, बट हाँ इसको भी एक नेगेटिव कह सकते हैं। बट अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक अच्छा है, जो कि है कि इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अच्छे स्टोरेज है, अच्छे प्रोडक्शन फैसिलिटी है, तो बहुत बड़ा कोई नेगेटिव नहीं है। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव अगेन हो जाता है। आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन, जो कि इसके सब्सिडरी, इसके डायरेक्टर्स, इसके प्रमोटर्स, सबके ऊपर आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन है इस कंपनी के ऊपर भी। लेंडर्स 1251.17 करोड़ का इस कंपनी के पास बोरोइंग्स है, और वो बोरोइंग्स जिससे लिए गए हैं, वो लोन जिससे लिए गए हैं, वो लेंडर्स कंडीशंस इंपोज कर रहे हैं कि अब आप मुझे पेमेंट दो वरना आप ये चीज यूज नहीं कर पाओगे, जिनका उसमें चार्ज है, ठीक है। सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जो इस कंपनी का है वो 3 स्टेट से आता है। जैसे कि आपने देखा था कि यहाँ पर कंपनी बहुत सारे स्टेट्स में है, मोर देन 10 स्टेट्स में था, बट सिग्निफिकेंट रेवेन्यू अभी भी महाराष्ट्र, उड़ीसा, यूपी से आता है, जो कि अगेन एक कंपनी के लिए थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बहुत बड़ा तो नहीं, थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। मेजरली कंपनी के लिए यही 2 नेगेटिव पॉइंट होता है कि ये साइक्लिकल नेचर का है, क्लाइमेट सेंसिटिव है, और एग्रीकल्चरल बिजनेस जो है वो अगर डेवलपमेंट हुआ तो ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो इफेक्ट हो सकता है। और तीसरा नेगेटिव पॉइंट भी ये आता है कि आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन, और चौथा और एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट आता है कि लेंडर्स ने कंडीशंस इंपोज करना स्टार्ट कर दिया है। वो भी कोई छोटे मोटे बोरिंग के फिगर नहीं है कि 1 या 2 करोड़, 1251 करोड़ का बोरिंग का फिगर है। तो कंपनी के बारे में बेसिक डिटेल्स बात हो गई। अब चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। लास्ट वीडियो में मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत लोगों को फाइनेंशियल्स को देखने में और इंटरप्रेट करने में बहुत दिक्कत हो रहा था, क्योंकि अच्छे से नंबर्स नहीं लिखे हुए थे, मिलियंस पे लिखे हुए थे। सो यहाँ पर आपको मैंने प्रेजेंट किया है सब कुछ एक ही जगह में, क्रोड्स के फिगर्स में। तो रेवेन्यू अगर देखा जाए तो रेवेन्यू एक थोड़ा ग्रोथ है, बट ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा ग्रोथ है। 4397 करोड़ का रेवेन्यू था 2019 में, 2020 में 4228 करोड़ का, एंड 2021 में 5184 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 2019 में 159 करोड़, 2020 में 193 करोड़, 2021 में 223 करोड़। बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बट हाँ कह सकते हैं कि ग्रोथ है अराउंड मेरे ख्याल से 10 to 20% के आसपास का ग्रोथ है। टोटल एसेट्स जो है वो लगातार गिर रहे हैं, तो ये आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये प्रॉफिट जो एसेट्स है उसको यूज़ कर रही है अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए, अपने बिजनेस मॉडल को और अच्छा करने के लिए, अपने सेल्स को और इंक्रीज करने के लिए ये अपने एसेट्स को यूज़ कर रही है, ठीक है। अब आगे अगर चलते हैं तो आईपीओ के डिटेल्स में आते हैं, जो कि हमारा वीडियो का हो जाता है सेकेंड फेज, जहाँ पे ये इशू क्यों लाया जा रहा है। ऐसे तो सारे कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं, अगर उसमें कुछ खास रहता है तभी मैं यहाँ पर आपको रिसर्च रिपोर्ट में वो प्रेजेंट करता हूँ, वरना मैं प्रेजेंट ही नहीं करता हूँ। तो जैसे सारे कंपनी के रहते हैं जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो वो मैं प्रेजेंट ही नहीं करता, बट इस कंपनी के 2 ऑब्जेक्ट्स है जो कि थोड़े अलग लगे, तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। एक तो है पार्ट फाइनेंसिंग द एक्विजिशन ऑफ द गोवा फैसिलिटी। गोवा में ये लोग एक फैसिलिटी खोल रहे हैं, उसके लिए ये लोग फाइनेंस चाहते हैं, और रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट ऑफ सर्टेन ऑफ आवर बोरिंग, जो कि यहाँ पे बोरिंग्स है उसको यहाँ पर ये लोग रीपे करना चाहते हैं।
आईपीओ ओपन हो रहा है 17 मई को, 19 मई को आईपीओ क्लोज हो रहा है। आईपीओ का फेस वैल्यू रहने वाला है 10 रुपीज पर शेयर। एंड बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है ये प्राइस को देख कर ही अट्रैक्ट हो जाएंगे और कहेंगे कि वाह चलो अच्छा है, एक सस्ता स्टॉक तो आया मार्केट में। सो 39 रुपीज से लेके 42 रुपीज के बीच में इसका प्राइस होने वाला है। अगेन ये बुक बिल्डिंग इशू होने वाला है विच इज सेटिस्फाइंग द बेसिक क्राइटेरिया, जो कि विद इन 20% रेंज में रहता है। यहाँ पर लॉट साइज होने वाला है 350 शेयर्स का, 350 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। इशू साइज होने वाला है 1501.73 सीआर का, क्रोर्स का इशू साइज होने वाला है, जिसमें फ्रेश इशू रहने वाला है मेजर अमाउंट जो कि रहने वाला है 1004 करोड़ का। एंड ऑफर फॉर सेल रहने वाला है, मींस एग्जिस्टिंग ओनर अपना माल बेच करके निकल रहे हैं, वो रहने वाला है 497.73 करोड़ का। बीएससी एनएससी दोनों में लिस्ट हो रहा है। क्यूआईबी कोटा रहने वाला है 50% के आसपास का, रिटेल कोटा रहने वाला है 35% के आसपास का, एंड एचएनआई कोटा रहने वाला है 15% के आसपास का। कंपनी के प्रमोटर्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना स्टेक को बेच रहे हैं। यहाँ पर अगर आईपीओ के डेट्स के बारे में हम बात करें तो 17 मई को ओपन हो रहा है, 19 मई को क्लोज हो रहा है, 24 मई को आपको पता चलेगा, या हो सकता है एक दिन और डिले हो जाए, 25 में हो जाए, आपको पता चलेगा कि आपको आईपीओ के शेयर्स अलॉट हुए कि नहीं हुए। अगर आपको आईपीओ के शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो 25 या 26 मई के आसपास आपको रिफंड इनिशिएट हो जाएगा। अगर रिफंड मिलने में 2-4 दिन देरी लगे तो टेंशन नहीं है, आप अपने बैंक के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वो आपके अमाउंट को अनब्लॉक कर देंगे, क्योंकि ये एसबा के थ्रू होता है। अगर वो अमाउंट को अनब्लॉक नहीं करते हैं, अगर आप बैंक के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, अपने आप विद इन 5 डेज विद द एक्सपायरी ऑफ 5 डेज अपने आप ये जो मैंडेट है वो एक्सपायर हो जाता है और आपका अमाउंट अनब्लॉक हो जाता है। एंड इनिशिएशन ऑफ रिफंड को मैंने कवर कर दिया है। और शेयर्स कब क्रेडिट होंगे, अगर आपको शेयर्स मिल गए तो वो 26 मई को रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और लिस्टिंग अभी तक तय हुआ है 27 मई को लिस्टिंग होगा, और आपको ये सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होना पड़ेगा। और याद रखिए 10 बज के सुबह 10 बजे 10 AM को ये शेयर्स ट्रेड होना स्टार्ट होंगे, मतलब आप इस शेयर्स को बाइंग एंड सेलिंग 10 बजे कर सकते हैं, 10 बजे के पहले नहीं कर सकते। एक लॉट रहने वाला है 14,700 का, और अगर रिटेल कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि जिसका अमाउंट रहने वाला है 1,91,100 के आसपास का। याद रखिए जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो कट ऑफ प्राइस को चेक करिएगा, कट ऑफ प्राइस के थ्रू ही अप्लाई करिएगा। अगर आप 1,91,100 के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आप एचएनआई कोटा में आ जाते हैं, जो कि एनआईआई कोटा होता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। आईपीओ के रजिस्ट्रार रहने वाले लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अगेन जो कि दो ही मोस्टली रजिस्ट्रार रहते हैं, एक फिनटेक एक लिंक इन टाइम, तो इसके रहने वाले लिंक इन टाइम, मतलब आप इनके वेबसाइट में जाकर अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। आईपीओ के लीड मैनेजर्स मैं यहाँ पे कवर करता हूँ रिसर्च रिपोर्ट में, बिकॉज काफ़ी लोग होते हैं जो लीड मैनेजर्स के ऊपर अपना फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, उनके पास्ट परफॉर्मेंस है। तो इनके लीड मैनेजर्स रहने वाले हैं एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। सो ओवरऑल ये आईपीओ मुझे उतना एक्साइट नहीं कर रहा है, मुझे उतना एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है ये आईपीओ की वजह से। और आज के दिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि 13 में, इस आईपीओ में कोई भी ग्रे मार्केट में काम नहीं चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ भी नहीं है इसका आज के दिन। और इस आईपीओ में मेरा फाइनल डिसीजन क्या होगा और इस आईपीओ में मेरा व्यू क्या है, वो इस आईपीओ जैसे 17 में कोई आईपीओ ओपन हो रहा है तो 18 में को मैं अपना फाइनल डिसीजन बनाऊंगा, डिपेंडिंग कि इसमें क्या डिमांड आता है, क्योंकि ये आईपीओ उतना एक्साइटिंग नहीं है जैसे पारस डिफेंस, नाइका, ये सब का आईपीओ की, जो कि आईपीओ को देखकर ही मैं डिसीजन ले लूँ कि हाँ ये मैं तो यहाँ पे फर्स्ट डे पे ही अप्लाई कर दूंगा। सो ये आईपीओ में मेरा फाइनल डिसीजन आपको अभी नहीं पता चलेगा, बिकॉज ये आईपीओ उतना एक्साइट नहीं कर रहा है मुझे। ये आईपीओ मुझे एक ठीक ठाक आईपीओ लग रहा है, मॉडरेट, बहुत बड़ा नेगेटिव आईपीओ भी नहीं लग रहा है तो बहुत बड़ा पॉजिटिव आईपीओ भी नहीं लग रहा है, बट येस उतना बड़ा कोई लिस्टिंग गेन्स का मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि 40-50% बल्क लिस्टिंग गेन इसमें नहीं होगा। मैक्सिमम मुझे आज के दिन में लग रहा है कि मेरा व्यू है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैक्सिमम 10% के आसपास का लिस्टिंग गेन मैक्सिमम, और वो भी आज के दिन में हो सकता है कि ये थोड़ा डिस्काउंट में भी ओपन हो जाए। सो मेरा फाइनल डिसीजन जो है वो 18 मई के आसपास मैं यूट्यूब में आपको एक शॉर्ट्स के थ्रू बताने का कोशिश करूंगा कि आईपीओ में मेरा फाइनल डिसीजन क्या है। सो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जानना है, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है, अगर आपको म्यूचुअल फंड्स ओपन करवाना है, अगर आपको
इंश्योरेंस के लिए रिगार्डिंग कुछ भी सपोर्ट चाहिए वो ओपन करवाना है, कोई भी टाइप का इंश्योरेंस, कोई भी आपको फाइनेंशियल एक्टिविटी के रिगार्डिंग सपोर्ट चाहिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो कर सकते हैं कि हमें आप किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको थोड़े मोड़े डिटेल्स मिल जाएंगे। और अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है, फाइनेंशियली आत्मनिर्भर, कि आपको ये सब कुछ सीखना है, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज मेरे वेबसाइट्स में अवेलेबल है जिसको मैं पढ़ाता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से कम्पैक्ट मैनर में आपको पढ़ाने का, जिसमें भी प्रोसेस को ये है कि हर कोर्स, जो भी कोर्स आप सिलेक्ट करते हैं, तो आपको फर्स्ट 2 क्लास एटलीस्ट आपको डेमो मिलता है, फर्स्ट 1 या 2 क्लास, जिससे आप पढ़ाने के टीचिंग स्टाइल को और कोर्स कंटेंट क्या रहने वाला है, कि मैं अंदर में क्या पढ़ाने वाला हूँ, वो सब आप जान पाते हैं। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वो कोर्स में इनरोल करवाना है या नहीं करवाना है। आफ्टर वॉचिंग आवर फर्स्ट 2 या फर्स्ट 1, या ज़रूरत पड़ता है तो फर्स्ट 3 या 4 क्लासेस को मैं डेमो में दे देता हूँ। कुछ भी रिगार्डिंग आपको जानना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल या व्हाट्सएप, वेबसाइट, किसी के भी थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और यस, बनिए फाइनेंशियली आत्मनिर्भर। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।